और ग्राउंड रियलिटी के इस बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उस खबर से जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है और आपके जेब पर असर डालने वाली। जी हां, फेस्टिवल सीजन यानी त्योहार से पहले आम लोगों पर बड़ा ही कड़ा प्रहार किया है आरबीआई ने। अक्सर त्योहार में लोग घर, परिवार और अपने मेहमानों के लिए दिल और जेब दोनों खोलकर शॉपिंग करते हैं, लेकिन इस बार शायद ये मुमकिन ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है, जो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है, आपको बता दें। इतना ही नहीं, आरबीआई की ओर से महंगाई दर 6% रहने की संभावना भी जताई गई है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा समय में महंगाई सभी सेक्टर के लिए चिंता का विषय है। The MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. Today, inflation is hovering around 7% and we expect it to remain elevated at around 6% in the second half of this year. और इसी खबर पर चर्चा के लिए आपको बता दें हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें रजत सेठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑथर और इकोनॉमिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुभाष जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि फेस्टिवल से पहले आरबीआई ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया है, निराश कर दिया है लोगों को। ये देखिए, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है इकोनॉमी में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से तो इन्फ्लेशन 7% है, लेकिन अगर आप होलसेल प्राइस वगैरह देखें तो वहाँ 13-14% इन्फ्लेशन चल रहा है। ऐसी इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होते हुए रिजर्व बैंक की रिपो रेट, जिससे कंज्यूमर्स को लोन वगैरह काफी लिंक्ड रहते हैं, उनको बहुत कम रखना असंभव है। ये एक्सपेक्टेशन जो है, ये अपेक्षा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आरबीआई ने जो रेट बढ़ाई आज 50 बेसिस पॉइंट से, मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्टिफाइड है। कंज्यूमर्स को ये स्वीकार करना होगा कि सस्ती लोन्स का, सस्ते मुद्रा का ज़माना नहीं है अभी। और आपको चाहे हाउसिंग के लिए आप लोन लें, चाहे व्हीकल के लिए आप लोन लें, अगर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है तो आप सस्ते में लोन कैसे ले सकते हैं। तो ये मूव तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से उचित है। जी, संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि इनका कहना है कि मूव सही है, लेकिन अगर आम लोगों की जेब देखें, उनकी कंडीशन देखें, तो क्या आपको लगता है ये सही कदम है? ये देखिए, निश्चित रूप से मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है। सरकार करे तो क्या करे, जैसे गर्ग साहब कह रहे थे, सही ही कह रहे थे। मगर ये स्थिति बड़ी दुखदाई स्थिति इस वजह से है कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय कारणों से नहीं है। ये मुद्रास्फीति की दर और महंगाई की दर बहुत बड़ा कारण सरकार की स्वयं अपनी नीतियों है। नीतियां मतलब पेट्रोल और डीजल का दाम इन्होंने इतना बढ़ा रखा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल का दाम गिरा है, क्रूड ऑयल का दाम गिरा है। उसके बावजूद भी तेल का दाम सरकार गिरा नहीं रही है, जो एक इनपुट होता है बाकी सारी चीजों में। तो इन्फ्लेशन की रेट के लिए काफी हद तक, आखिर ये तेल का दाम इतना बढ़ा पहले थोड़ी ना था, यूक्रेन की वॉर 2021 में थोड़ी ना थी। मगर फूड इन्फ्लेशन और साधारण इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। और जहां तक रेट बढ़ाने की बात है, जाहिर है उसका असर सरकार के स्वयं के अपने व्यय पे पड़ेगा। यानी कि सरकार जो इंटरेस्ट देती है बैंकों को, वो भी खर्च बढ़ता है सरकार का। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार को नीति ऐसी अपनानी चाहिए कि मुद्रास्फीति दर यानी इन्फ्लेशन रेट गिरे, तो इतना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना पड़ेगा। सो ये क्यों नहीं सोचा जा रहा है, ये बात नहीं मुझे समझ में आ रही है। पहली बात ये है जी। और दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान रखने की है कि सरकार को इस समय
कुछ तो खर्च बढ़ाना ही पड़ेगा। जो आपने देखा कि महंगाई इतनी ज्यादा है, तो लोगों को इससे बचाने के लिए, और इसके अलावा बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो सरकार को ये जो आत्मनिर्भर भारत में जो फ्री अनाज दिया जा रहा था, वो 3 महीने के लिए फिर एक्सटेंड करना पड़ा है। वो बात अलग है कि इसका एक कारण एक्सटेंड करने का ये है कि गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन आ रहे हैं, मगर असलियत बात यह है कि सरकार के हाथ में है कि महंगाई कम करे। क्योंकि ये याद रहे, एक आखिरी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आखिरी बात, कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से महंगाई दर पे कुछ तो असर होगा, मगर बहुत असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से कोई कनेक्शन नहीं, और उसका वेट हमारे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो मानक है हमारी इन्फ्लेशन रेट का, कंज्यूमर उसका वेट केवल आधा है, बाकी आधा कोर इन्फ्लेशन है, तो उस पर असर पड़ता है आरबीआई की रेट का। बाकी फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ता। वो बहुत सी वो चीजें सरकार के हाथ में है। जी, चीजें सरकार के हाथ में, यानी वो किन चीजों को महंगा करे, किन्हें सस्ता करे, कितना भार लोगों पर पड़े। रजत सेठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रेपो रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, अगर उसकी बात यहां पर हम करें, आम लोगों पर किस तरीके से असर डालेगा, खास तौर पर अगर उनकी ईएमआईज को लेकर बात की जाए तो? देखिए, ईएमआई जरूर महंगी हो जाएंगी, ज्यादा ईएमआईज की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन साथ साथ फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी बढ़ेगा। इसलिए बड़ा एक छोटे दृष्टि से देखेंगी, अगर आप शॉर्ट विजन से देखेंगे तो आप इन बहस में जा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें जो एक आम नागरिक है उसको ज्यादा घबराने की जरूरत है। आप वैश्विक स्तर देखिए, कैसे बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें एक दो नहीं तमाम अर्थशास्त्रियों की टीम बैठती है, वहां पर भी जिस तरह की गलतियां हो रही हैं। हमने इंग्लैंड में देखा, इंग्लैंड जैसी स्टेबल रिजर्व करेंसी अगर ब्रिटिश पाउंड की लड़खड़ा सकती है, जो कि केंद्र है पूरे फलक्रम है पूरे अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम्स का, वो भी लड़खड़ा रहा है। तो आप देखिए, इन्फ्लेशन को ये अगर आज बोले कि अगर अमेरिका में, यूके में 10% इन्फ्लेशन रेट है तो इंपोर्ट नहीं होगा इन्फ्लेशन का, तो ये अपने आप में बड़ी बेतुकी सी बात लगती है। भारत ने, आप विश्व पटल पे जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी जिन भी लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अभी तक कवर किया है, उन्होंने एक चीज जरूर बोली है कि अगर बीकन ऑफ होप है तो वो भारत ही है। भारत ही एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अग्रिम स्थान पर है, और देश के जो विश्व की जो एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ को लेकर, वो भारत ही संभाल सकता है। अब इसमें हेडविंड्स हैं, निश्चित रूप से हेडविंड्स हैं, जो लगातार कंट्रोल नहीं हो रहा है विश्व स्तर पे इन्फ्लेशन, उसका प्रभाव इन्फ्लेशन रूट, करेंसी के रूट से वगैरह वगैरह से भारत के इन्फ्लेशन पे जरूर पड़ेगा, और ऐसा आरबीआई गवर्नर ने भी आज अपने वक्तव्य में बोला। मूल बात आती है तेल की कीमतें, अगर बाहर में रिसेशन होगा, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन होगा, तो आप देख रहे हैं कि क्रूड का तेल की कीमत जो कुछ महीने पहले $120 बैरल थी, आज वो गिर के $90 के आसपास आ गए, $90 के आसपास आ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे जैसे ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास वो बैंडविड्थ होगी, तो वो कंज्यूमर को भी पास ऑन होएगी ही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कुल मिला के अगर आप देखें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है। उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ग्रोथ 7% रहे, तो आरबीआई की भी फोरकास्ट पे 7% का ही ग्रोथ रेट मेंटेन किया है। जो लैगिंग इफेक्ट है कि आज आपने रेपो बढ़ाया, उसका लैगिंग इफेक्ट कब तक आएगा, इसके ऊपर एक डिस्कशन जरूर हो रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि जब लास्ट क्वार्टर होगा उसमें लगभग 6% की इन्फ्लेशन दर पे हम छू लेंगे, जो कि एक आरबीआई की अपर लेवल पे, कंफर्ट जोन के अपर लेवल पे है। इसीलिए हम लोग जितने भी अर्थशास्त्री यहाँ पर बैठे हैं, उनको कम से कम ये एक पॉजिटिव थॉट जरूर लेके जाना चाहिए कि जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को अभी तक हैंडल किया गया है, वो विश्व स्तर के कंपैरिजन में सबसे अच्छी तरह से किया गया। जरूर कुछ चीजें हैं कि हाँ, कंफर्ट लेवल पे नहीं है इन्फ्लेशन की दर, लेकिन वो निश्चित रूप से कंफर्ट जोन पर आने की जो पाथ है, जो ग्लाइड पाथ है, उसको क्लियरली आरबीआई के गवर्नर ने आज दर्शाया है। लेकिन सेठी जी, अगर बात जिस तरीके से आरबीआई के गवर्नर ये भी कह रहे थे, इससे पहले भी कहा गया था कि भारत
इन चीज़ों पर नियंत्रण रखेगा, इस पर काबू रखेगा, लेकिन वो स्थिति बनती नहीं नजर आ रही है। और एक बात यहाँ पर और कहना चाहूंगी मैं कि शक्तिकांत दास ने साफ तौर पर कहा, महंगाई को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की, और वो भी एक दो सेक्टर नहीं बल्कि कई सेक्टर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो संतोष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कह रहे हैं ये लोग कि पूरा ग्लोबल स्तर पर महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, या फिर अमेरिकी जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई पिछले 15 सालों पे, उन सब का असर है। निश्चित तौर पर रुपए में भी गिरावट लगातार जारी है, तो संदेशा और अंदेशा तो हो ही गया था कि महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन आज जिस तरीके से जैसा कहा जा रहा है, इस नॉर्मल अगर साधारण स्तर पर बात की जाए, तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं अगर बात की जाए, जैसे नौकरी पेशा लोग हैं या फिर छोटे व्यवसायी हैं या फिर बड़े व्यवसायी हैं, किस तरीके से उनकी पूरी जिंदगी को ये प्रभावित करने वाला है संतोष जी? जी, तो मैं छोटी इकाइयों के बारे में बात खासतौर से करना चाहूंगा, क्योंकि रोजगार माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई सेक्टर ही, यानी कि अधिकतर जो असंगठित क्षेत्र और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो ही पैदा करते हैं। अब जाहिर है वो वैसे ही मार खा रहे हैं 2016 से, और कोविड के दौरान तो उन्होंने वो और भी मार खा रहे हैं और बिल्कुल बैठे चले जा रहे हैं। तो आपको क्यों ताज्जुब हो रहा है कि बेरोजगारी की दर 2019 में 48 साल के चरम सीमा पे थी, और उसके बाद वो और स्थिति बदतर हुई है। तो इसीलिए मैं जैसे पिछले अपने इंटरवेंशन में कह रहा था, बहुत जरूरी है कि ये रेपो रेट को बहुत धीमे धीमे बढ़ाया जाए। मजबूरी जरूर है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई हैं, वो उन्होंने उनके अपने इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ाई हैं। इसी वजह से डॉलर वापस जा रहा था। वो बात अलग है कि पिछले 2-3 महीने से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं, मगर मोटी बात यह है कि क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने बढ़ाया है अपनी रेट, तो डॉलर वापस जाएगा और रुपया गिरेगा। इस समय बहुत अधिक समझदारी की आवश्यकता इसलिए है इंटरेस्ट रेट को लेकर के, क्योंकि अगर हम रोजगार पैदा करना चाहते हैं तो हमको निवेश बढ़ाना पड़ेगा, निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना पड़ेगा। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे स्थान पे आके पहुंच गई है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जैसे गवर्नर दास ने कहा, 73% से 74% पहुंच गया है। यानी कि अब वो स्थिति है कि संभवतः नया निवेश शुरू हो, मगर वो नया निवेश कैसे शुरू होगा अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती चली जाएंगी, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी, निवेश नहीं शुरू होगा, तो रोजगार कैसे पैदा होगा। तो इसलिए बड़ी समझदारी के संग इस समय बड़े बैलेंस करते हुए सारे इन आयामों को जिनके बारे में मैंने चर्चा करी है, बैलेंस करते हुए अगर आरबीआई और केंद्र सरकार काम करेगी, और केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल का दाम गिराना पड़ेगा, खास तौर से इसलिए क्योंकि जैसे बाकी वक्ताओं ने कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तेल का दाम गिरा है, तो सरकार क्यों नहीं गिरा रही? क्यों? क्योंकि वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। बड़ा सीधा साधा कारण है और बड़ा आसान तरीका है सरकार के लिए रेवेन्यूज जनरेट करने का, इनडायरेक्ट टैक्सेस द्वारा। तो क्यों नहीं सरकार सुपर रिच पे एक सरचार्ज लगा रही है 2-3 साल के लिए? क्यों नहीं कॉर्पोरेट टैक्स पे एक सरचार्ज लगा रही है? यही सरकार थी जिसने वेल्थ टैक्स हटा दिया था, खत्म कर दिया था। तो अगर खर्च बढ़ रहा है सरकार का और इस इंटरेस्ट रेट से और बढ़ेगा इंटरेस्ट पर, तो क्यों नहीं सरकार इस तरीके के कदम उठाती है जो मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल का दाम गिराए और सरचार्ज लगाए सुपर रिच पे और कॉर्पोरेट टैक्स पे एक लिमिटेड पीरियड के लिए। जी सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ग्लोबल स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, तो क्या मुमकिन होता है ऐसी सिचुएशन में कि घरेलू स्तर पर या अपने देश में इसे नियंत्रित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे लोग हैं ऐसी कोशिश की जा सके कि उनके जीवन को कम ही प्रभावित कर सके ये महंगाई? इसे कंट्रोल किया जा सकता है क्या? देखिए, ग्लोबल स्तर पे महंगाई बढ़े तो हम काफ़ी कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्टेड चीज़ों के दाम बढ़ते हैं।
तो ग्लोबल स्तर पे महंगाई बढ़ने पे देश में भी महंगाई पे निश्चित रूप से कुछ असर पड़ता है। मैं आपको अगर आपने देखा हो आज रिजर्व बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है उसमें अगस्त के आंकड़े देख के उन्होंने बताया है कि लगभग 85% इन्फ्लेशन जो है वो अब डोमेस्टिक है। केवल 15% से 17% इन्फ्लेशन जो है वो ही इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि दाम क्रूड ऑयल के और इनके काफ़ी कुछ घट गए हैं, कमोडिटीज़ के और चीज़ों के दाम भी घटे हैं। तो इस समय इंटरनेशनल प्राइसेस के कारण से देश में इन्फ्लेशन हो वो रिलेटिवली कम है। इस समय इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि गेहूं चावल के दाम बढ़ रहे हैं, वेजिटेबल्स में सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के कारण से दिक्कत आ रही थी, स्पाइसेस में, इनमें। तो अभी इस समय डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो देखिए इन्होंने पहले कहा कि जो इंटरेस्ट रेट पे का बढ़ाने से इन्फ्लेशन पे इतना सीधा असर नहीं पड़ता। तीन कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिन पे इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ता है। पहला तो वो कंज्यूमर्स हैं जो लोन्स लेते हैं असेट वगैरह के लिए, चाहे हाउसिंग के लिए लेते हों चाहे कार्स वगैरह के लिए लेते हों। दूसरे बिजनेसेस हैं जो लोन लेते हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और तीसरे वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स वगैरह में, असेट्स वगैरह में, ताकि उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की आमदनी हो सके। इस समय अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद करीब 190 बेसिस पॉइंट पिछले 6 महीने में बढ़ी है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ की रेट इस समय हाईएस्ट है हिंदुस्तान में, करीब 16% की ग्रोथ है। और जब इंटरेस्ट रेट कम थी 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, उस समय ग्रोथ रेट लोन्स की नहीं थी। तो लोन्स की ग्रोथ रेट का रिश्ता इंटरेस्ट रेट से इतना नहीं है। डिमांड फॉर असेट्स और डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करना, आज हाउस अगर आप बना रहे हैं तो आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया तो आपको और कर्जा लेना पड़ेगा, ज़्यादा कर्जा लेना पड़ेगा। बट जो सबसे ज़्यादा फर्क डालता है जो एक्सचेंज रेट के और एक्सचेंज रेट भी एक माध्यम है इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के लिए, उसमें यह है कि आपके यहाँ पे जो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट्स हैं और दुनिया की बॉन्ड इंटरेस्ट रेट्स में क्या फ़र्क है। आज अमेरिकन 10 ईयर इन्वेस्टमेंट है वो करीब 4% पे मिल रहा है, और हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट जो है वो 7.5% से नीचे 7.25% के आसपास है। ये जो हमारा डिफरेंस है 300-325 बेसिस पॉइंट का, ये पिछले 10-12 साल में सबसे कम है। और अगर ये डिफरेंशियल रेट कम रहता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे वो पोर्टफोलियो साइड में हो चाहे अदरवाइज हो, उस पर असर पड़ता है। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे इकोनॉमी में तो हमारी रुपी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और आपको और डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना ज़रूरी है, उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पे सभी दूसरे बोरोवर्स पे उस पर पड़ेगा, बट कोई बात नहीं है, उसको आपको सहन करना पड़ेगा, अदरवाइज नुकसान जो है वो और ज़्यादा होगा आपका। जी, रजत सेठी जी, आपसे जानना चाहेंगे विशेष तौर पर अगर कुछ सेक्टर्स की मैं बात करूं, यहाँ पर आम लोगों से जुड़ी अगर समस्या की बात करें तो कौन से वो सेक्टर हैं, कौन से वो लोग हैं जिनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, जो करेंसी की स्टेबिलिटी से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर जो इनपुट में जाता है वो तेल का ही है। तेल का विश्व पटल पे जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि तेल के दाम जरूर घटे हैं, लेकिन साथ में हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट हुई है 7-7.5%, तो वो नेट आउट हो गया। तो इसलिए जो बेनिफिट कंज्यूमर के हाथों में जाना चाहिए था वो जा नहीं पा रहा है। और जब तक कि ये हमारा रुपी स्टेबल नहीं होता, और रुपी अकेला नहीं है करेंसी जो कि इतना ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है इंटरनेशनल प्रेशर से, डॉलर के महंगे होने की वजह से अभी आप रुपया को और लुढ़कता हुआ देख सकते हैं, करीब 85 रुपए पे जाके स्टेबल होगा, ऐसा कई सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं। इसका प्रभाव जरूर इनपुट कॉस्ट है, डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा जो भी ट्रांसपोर्ट हैवी, लॉजिस्टिक्स हैवी सेक्टर्स हैं उन सब के ऊपर। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर देखें, आईटी सेक्टर को विंडफॉल बेनिफिट भी हो सकता है। डिमांड जरूर कम हुई है आईटी सेक्टर की, लेकिन जो
चलते हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जो डॉलर में इनकम हो रही है आईटी कंपनी से, उनका बॉटम लाइन उससे सुधरेगा। कुल मिला के मुझे लगता है कि सबसे पहले आरबीआई के हाथ में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। जो एक क्लासिक इकोनॉमिक में एक बहस होती है कि एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी होती है। आपको एक तरफ अपने एक्सचेंज रेट को बैलेंस करना होता है, दूसरी तरफ आपको इनफ्लोज जो है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनको बैलेंस करना होता है, और तीसरी तरफ होता है इन्फ्लेशन या आपकी पॉलिसी रेट्स को। ये तीनों जो हैं, आप एक साथ तीनों पे अपनी विशफुल थिंकिंग नहीं लगा सकते, आपको बैलेंसिंग ही करनी पड़ती है। और इसी बैलेंसिंग एक्ट को जो भी आरबीआई या एमपीसी ज्यादा अच्छी तरह से, ज्यादा बेहतर तरीके से करता है, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़, मजबूत और स्थायी होकर आगे बढ़ती है। यही सबसे बड़ा गोल और ऑब्जेक्टिव जो हमारे आज आरबीआई के डिस्कशन से निकलना चाहिए कि आरबीआई ने लगभग इसका जो बैलेंस है उसका एक फॉर्मूला तय किया है। जो ट्रैजेक्टरी है हमारे इन्फ्लेशन की, वो कम होती हुई आरबीआई ने बोली है, उनको दिख रही है। लास्ट क्वार्टर तक आते आते जो बेसिस पॉइंट फिर से बढ़ेगा वो करीब 25 पैसे से 30 पैसे तक की अनुमानित है। तब तक लैगिंग इफेक्ट्स जो होंगे, ये जो पॉलिसी हाइक है उसके भी मार्केट में आपको अंदेशा दिखने लगेगा। 6% पे अगर आकर इन्फ्लेशन रुकती है, इस वैश्विक भयावह स्थिति को देखते हुए, ये अपने आप में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक जीत है। आज जैसे सुभाष जी ने भी बोला, लगातार इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट बढ़ रहा है, ये दिखाता है कि लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस है। एफडीआई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। इतनी ज्यादा रुपए की गिरावट के बावजूद भी इस साल एफडीआई $100 बिलियन को टच करेगा। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। आप देखिए आज रूरल डिमांड पिक कर रही है। आप देखिए कि जो अर्बन सेंटिमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन सेंटिमेंट्स हैं, ये सब अपने सारों का ग्राफ ऊपर जा रहा है। अर्थव्यवस्था में जो कॉन्फिडेंस है एक आम नागरिक का, वो अपने वो रिकवरी की तरफ है। और जो कोविड की वजह से जो उसके ऊपर में प्रभाव पड़ा था, नेगेटिव प्रभाव पड़ा था, वो सब अब इतिहास हो रहा है और लोग एक पॉजिटिव एनर्जी से आगे की तरफ देख रहे हैं। और कितने ही एनालिस्ट हैं, आप कंपनीज के सीईओस को देखिए, सब लोग भारत की स्टेबिलिटी को की तारीफ कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो आर्टिकल छापा था फ्रंट पेज पे कि भारत ही एकमात्र देश है जो बचा हुआ है, यही उसकी हेडिंग्स था। तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक एनालिस्ट हैं उनको एक पेसिमिज्म से बाहर निकलना चाहिए और एक कंपैरेटिव असेसमेंट करना चाहिए कि भाई आज की स्थिति में जो भी स्थिति है, कैपिटल के लिए सारी स्थिति कंपैरेटिव ही हो सकती है। अगर कैपिटल को कहीं फ्लो करना है आज, वो आज किस देश में फ्लो करेगा? मैं खुली चुनौती देता हूं कि आप कोई भी और देश बता दीजिए। साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ब्राजील की थोड़ी सी तारीफ हो रही थी, लेकिन ब्राजील में अभी इलेक्शन है, इसलिए वहां पर भी कैपिटल रुक के जाएगा। चाइना की स्थिति देखिए कितनी खराब है। आज कैपिटल के लिए एक बीकन ऑफ होप, जैसा मैंने बोला, वो किधर दिखता है पूरे विश्व में। तो इसलिए ये डूम स्टोरी से हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, वो सब मान रहे हैं, और ये सिर्फ अकेले भारत के साथ नहीं है। ऑयल का प्राइसेस नेट कम होगा, रिसेशन, डिक्लेयर्ड रिसेशन ना भी हो यूएस में, लेकिन रिसेशनरी प्रेशर यूएस में जरूर है। और अगर वेस्ट में रिसेशनरी प्रेशर्स रहते हैं, तेल के ऊपर में जरूर प्रेशर पड़ेगा कि दाम नीचे हो, वो भारत में भी उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमारी करेंसी को स्टेबल होना होगा, ताकि आम आदमी को उसका फायदा महसूस होने लगे। जी रजत जी, संतोष जी और सुभाष जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये पूरा लबो-लुआब अगर समझा जाए तो जब तक देश संतुलित नहीं हो जाता है, जब तक रुपया एक तरीके से कंट्रोल में नहीं हो जाता है, आपको अपने जेब पर संतुलन रखना इस समय में बहुत ही आवश्यक है।